जी नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर आपका एजुकेटर प्लस फैमिली में। मैं हूं सचिन। शुरुआत करते बच्चे आज की क्लास की। तो ये हमारा बजट का पार्ट नंबर 3 है। 2 पार्ट ऑलरेडी हमने डन कर लिए हैं, तो आज इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। ये आपके पास कुछ फिगर्स है जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। खासकर इसमें अगर हम इस फिगर की बात करें, ये जो टोटल एक्सपेंडिचर आपको देखने को मिल रहा है, ये आपका 2023 और 24 का जो एस्टिमेटेड बजट है उसकी बात कर रहा है, राइट। तो ये 45 लाख करोड़ रुपए आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि हमारा आने वाला यानी कि जो हमारा ये बजट ईयर है 2023-24 की जो फाइनेंशियल ईयर है, जो कि 1 अप्रैल 2023 से शुरू होकर 31 मार्च 2024 तक की रहेगी। इस वर्ष का आपका 45 लाख करोड़ रुपए का इन्होंने एक्सपेंडिचर जो है एस्टिमेट किया है। यहां पर कुछ तथ्य आपको मैं बता दूं। वो तथ्य ये हैं, पहली चीज जो आपको देखने को मिल रही होगी, टोटल रिसीप्ट यहां पर इन्होंने अदर देन बोरोइंग जो बताई है वो 27.2 लाख करोड़ बताई है। इसका मतलब 45 लाख करोड़ में से अगर हम देखें तो बोरोइंग को अगर छोड़ दें, क्योंकि आप जब खर्चे करते हैं तो हमेशा खर्चा अधिक होता है और रेवेन्यू हमारा कम आता है। तो ऐसे में आप जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कहां से लेंगे, तो वो हम उधार लेते हैं, बोरोइंग लेते हैं। तो इन्होंने कहा है कि बोरोइंग को अगर निकाल दिया जाए टोटल हमारी जो रिसिप्ट है उसमें से, तो हमारे पास शेष बचता है 27.2 लाख करोड़। इतना पैसा हमारा जो है कहीं ना कहीं अदर देन बोरोइंग है। इसका मतलब साफ साफ है कि बहुत बड़ा अमाउंट हम बोरोइंग से कहीं ना कहीं लेते हैं, फाइनेंस करते हैं अपने आप को, और तब जाके हम अपने खर्चे निकालते हैं पूरी साल की, राइट। यहां पर एक और चीज नोट करने वाली है कि जो टैक्स से इनको रिसिप्ट मिलने वाली है, यानी टैक्स से जो पैसा मिलने वाला है वो 23.3 लाख करोड़ मिलने वाला है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना है। बोरोइंग के अलावा 27 लाख करोड़ है लगभग, और उनमें अगर हम देखें 27 लाख करोड़ में तो नेट टैक्स हमारा जो रिसिप्ट हो रही है वो 23.3 लाख करोड़ की है। पुराना अगर समय देखें 2022-23 का, तो उसकी जो रिवाइज्ड एस्टिमेट अगर हम देखें ओवरऑल टोटल रिसिप्ट की, जिसमें बोरोइंग को हम हटा रहे हैं, तो हमारा 24.3 लाख करोड़, यानी कि हमारी रिसिप्ट इसमें इस बार बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है? 24 से सीधी 27 लाख करोड़ हमारी रिसिप्ट इस बार बढ़ती हुई नजर आ रही है, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आप देखोगे तो जो फिस्कल डेफिसिट होती है किसी भी देश की, जो फिस्कल डेफिसिट है वो उस पर्टिकुलर फिस्कल ईयर में जो वो खर्चा करता है, जो कि थोड़ा एक्सीड कर जाता है रेवेन्यू से, यानी जो हमारे पास पैसा आ रहा है उससे ज्यादा हम क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब वो हमारी क्या है, डेफिसिट है। उस डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए ही हम बोरोइंग करते हैं। तो इन्होंने यहां पर कहा है कि जो फिस्कल डेफिसिट है उसे हमें 4.5% ऑफ जीडीपी तक लेके आना है। ये बात इन्होंने 2022-23 का जो बजट था तभी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बात कही थी। तो इस बार 23-24 के बजट में इन्होंने इस बात को फिर दोहराया है और कहा है कि हम जो है फिस्कल कंसोलिडेशन के रास्ते पर लगातार अग्रसर है, और इस बार हम जो देखने को मिल रहा है कि 5.9% 5.9% ऑफ जीडीपी हमारी फिस्कल डेफिसिट होने वाली है, जो कि पिछले वर्ष कितनी थी, 6.4% थी। यानी कि 6.4 जो फिस्कल डेफिसिट रिवाइज एस्टिमेटेड है पिछले फाइनेंशियल ईयर की, उसको हम कम कर रहे हैं, 5.9 तक का हमारा एस्टिमेशन बना है। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि ये जो एस्टिमेशन है वो कितना खरा उतरता है, कितना सही होता है। फिर भी अगर हम ओवरऑल देखें तो ये घटता हुआ जा रहा है। इसका मतलब हम फिस्कल कंसोलिडेशन के मार्ग पर अग्रसर हैं। फिस्कल कंसोलिडेशन का उद्देश्य होता है कि डेफिसिट को कम से कम लेके आना, और जो कि हमारा टारगेट है 4.5% ऑफ जीडीपी 2025-26 तक की। इसके बाद कुछ और भी आपको यहां पर महत्वपूर्ण बिंदु देखने को मिलेंगे, खासकर इनडायरेक्ट टैक्स को लेकर। इनडायरेक्ट टैक्स जो कि देश की उद्योगों के लिए, इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है। यहां से कहीं ना कहीं हम इंडस्ट्री को गति भी देते हैं। तो इसी सीरीज में हम एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएं और वैल्यू एडिशन करें। साथ में हम जो एनवायरमेंट को लेकर हमारे जो इनिशिएटिव है इसको कैसे आगे ले जाना है, इन सब में कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट टैक्स का एक बड़ा रोल रहता है। इसमें अगर आप देखें
तो ग्रीन मोबिलिटी की पहली इन्होंने बात की है कि किस तरीके से हमें एनवायरमेंट को और आगे लेके जाना है, यानी कि एनवायरमेंट फ्रेंडली हमें किस तरीके से अपने सिस्टम को बनाना है, एक इको फ्रेंडली हमारा एनवायरमेंट होना चाहिए। इस पर इन्होंने इनिशिएटिव्स लेने शुरू किए हैं और इसी सीरीज में आपको यहां देखने को मिल रहा है जो कंप्रेस्ड बायोगैस है, जो कंप्रेस्ड बायोगैस है जिसपे जीएसटी पेड है, उस पर इन्होंने कोशिश की है कि कहीं ना कहीं एग्जेम्प्ट किया जाए इनको एक्साइज ड्यूटी से। तो ये एक पहल होगी जिससे कि हम बायोगैस को कहीं ना कहीं प्रमोट करें, इससे अल्टीमेटली देश के अंदर ग्रीन मोबिलिटी को गति मिलेगी। इसी सीरीज में कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशंस इन्होंने कहा है, और ये जो ड्यूटी इन्होंने एग्जेम्प्ट करने की बात की है, ये किस पर की है, ये उन कैपिटल गुड्स और मशीनरी या इनपुट पर की है जिनका प्रयोग लिथियम आयन सेल बैटरी के बनाने में होता है। इससे क्या होगा कि हम अगर इस ड्यूटी को कम करेंगे तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग लिथियम आयन सेल की ज्यादा होगी और उसकी वजह से हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रोड्यूस किए जाएंगे। यही कारण है जो हम लोग कहते हैं कि आने वाले समय में हो सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो प्राइस है वो थोड़ी सी डाउन हो और इनका प्रोडक्शन बढ़े। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल की जो एरिया है इस पर भी इन्होंने यहाँ पर काम किया है। इसमें आप देखोगे तो प्रमोट यहाँ पर मोबाइल प्रोडक्शन को प्रमोट करने की बात की गई है और इसके लिए इसमें यूज होने वाला जो इनपुट है उस पर कहीं ना कहीं ड्यूटी को कम किया जाएगा जिससे कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हम कर सकें। उसी तरीके से आपका दूसरा जो है टेलीविजन की बात भी हो रही है, इसको भी इन्होंने इसके प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए भी ड्यूटी को कहीं ना कहीं कम करने की बात की है जो इसके इनपुट पर लगता है। इससे कई मोबाइल और टीवी की जो प्राइसेस है वो आने वाले समय में आपको थोड़ी सी सस्ती देखने को मिल सकती है। इसके बाद तीसरी जो इन्होंने बात की है इलेक्ट्रिक किचन चिमनी जो है ये महंगी हो सकती है, क्योंकि इन्होंने यहां पर जो पहले ड्यूटी इस पर लगती थी 7.5% उसको 15% तक ले जाने की बात की है, तो ये थोड़ा सा महंगा होगा, बाकी दोनों आइटम ऊपर के सस्ते हो सकते हैं। मरीन प्रोडक्ट की बात करें तो मरीन प्रोडक्ट में अगर हम विशेष रूप से यहां एक बड़ा जो योगदान है वो आपको देखने को मिलता है श्रिम्प्स का, जो कि हम जिसको कहते हैं झींगा। यहां पर आप देखोगे तो ड्यूटी को कम करने की बात की गई है, उन इनपुट पर ड्यूटी कम करने की बात की गई है जो कि कहीं ना कहीं डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को गति देंगे, बढ़ावा देंगे, खासकर श्रिम्प फीड के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा, इससे भी आप कहीं ना कहीं देश के अंदर मरीन प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके बाद जो लैब ग्रोन डायमंड है, यहां जहां भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभर रहा है, इस पर भी इन्होंने फोकस किया है। और जो आपको पता हो कि दुनिया का जो ग्लोबल टर्नओवर है लैब ग्रोन डायमंड का वैल्यू के टर्म में भारत इसमें 3/4 का हिस्सा रखता है, यानी कि एक ग्लोबल लीडर है। यहां पर कस्टम ड्यूटी कम की जाएगी उन इनपुट पर, उन सीड्स पर जो कहीं ना कहीं लैब ग्रोन डायमंड की मैन्युफैक्चरिंग करने में प्रयोग होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया आपको देखने को मिल रही है। मेटल्स की बात करें तो जो हमारे काफी प्रीशियस मेटल्स है इन पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इससे आपको गोल्ड और प्लेटिनम के रेट बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद मेटल्स की हम बात करें तो खासकर ये वो मेटल्स की बात हो रही है जिनका प्रयोग हम स्टील में करते हैं, यानी स्टील फर्निशिंग में करते हैं, जिसमें कई तरीके की स्टील आपको देखने को मिलती है। स्टेनलेस स्टील की अगर हम बात करें तो यहां पर उन इनपुट पर ड्यूटी यहां हम क्या करेंगे बेटा, एग्जेम्प्ट करेंगे, कम करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं स्टील इंडस्ट्री को थोड़ा सा ग्रोथ मिलेगा। साथ में सिगरेट की जो कीमतें हैं वो बढ़ती हुई दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि यहां पर हम इस पर जो ड्यूटी है वो लगभग 16% तक लगने वाली है, जो कि हमारी नेशनल क्लैरिटी कॉन्टिजेंट ड्यूटी के नाम से जानी जाती है। अनुसूची 7 में इसको आप देखते हैं। तो ये कुल मिला के हमारे इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। और इसके बाद हम अगर बात कर ले डायरेक्ट टैक्स की, ये तो बात रही हमारी किसकी, इनडायरेक्ट टैक्स की। अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स के केस में एमएसएमई कंपनी पर काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है। पहले क्या था, पहले की स्थिति है कि जो हमारी माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, माइक्रो एंटरप्राइजेस जिनका टर्नओवर अप टू 2 करोड़ था, ध्यान रखिएगा, और जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनका जिनका टर्नओवर लगभग 50 लाख करोड़ तक का था, 50 लाख तक का था, उन पर यहां पर जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पर उनको एग्जेम्पशन या कह सकते हो टैक्स की कुछ बेनिफिट्स देखने को मिलेंगी, और वो इस बार बढ़ा दी गई हैं। जैसे पहले 50 लाख रुपए
आपको प्रोफेशनल की देखने को मिल रही है, और जिनका टर्नओवर 2 करोड़ तक का था माइक्रो एंटरप्राइजेस का, वहां रिस्पेक्टिवली बढ़ाया गया है। 2 करोड़ को कितना किया है, 3 करोड़ किया है। प्रोफेशनल का टर्नओवर जो 50 लाख था वो कितना कर दिया इन्होंने, 75 लाख कर दिया। ये लोग जो है अब अपनी कुछ टैक्स बेनिफिट्स को ले सकते हैं। तो ये रेट किया है 2 से आपका 3 करोड़ और 50 लाख से 75 लाख। प्रोफेशनल सर्विसेज आप जानते ही हैं, जैसे लीगल सर्विसेज आपकी हो गई, ये प्रोफेशनल सर्विसेज में आती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम माइक्रो एंटरप्राइजेस की बात करें तो ये एमएसएमई कंपनीज की बात हो रही है, राइट। इसी के साथ साथ कोऑपरेटिव सेक्टर में भी इन्होंने जो है डायरेक्ट टैक्स के केस में कुछ फायदा देने की बात की है। इन्होंने कहा है कि जो न्यू कोऑपरेटिव्स हैं जिनका ऑपरेशन 31 मार्च 2024 तक शुरू होगा, यानी कि आज शुरू हो या 31 मार्च तक शुरू हो, जो नए कोऑपरेटिव्स बन रहे हैं उनकी बात हो रही है, उन पर कहीं ना कहीं लोअर टैक्स रेट लगाया जाएगा, यानी कि जो कि लगभग कितना है 15% बताया गया है, यानी कि टैक्स रेट उन पर लो किया जाएगा। ये एक फायदा मिलेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी को। इसके बाद जो शुगर कोऑपरेटिव्स हैं, इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इनको मिली है, क्योंकि ये कई लंबे समय से ये इश्यू भी चलता आया है कि यहां पर जो शुगर कोऑपरेटिव्स है ये क्लेम कर सकते हैं अपनी पेमेंट को, जो कि इन्होंने शुगर कैन फार्मर्स को दी थी फॉर द पीरियड ऑफ असेसमेंट ईयर 2016-17। उस पेमेंट को ये अपना एक्सपेंडिचर के रूप में दे सकते हैं, दिखा सकते हैं। इससे लगभग इनको 10,000 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। यानी कि जो पेमेंट इन्होंने 2016-17 की असेसमेंट ईयर से पहले आप देखोगे जो गन्ना किसानों को दी गई है, उसको ये एक्सपेंडिचर की तरह दिखाएं, जिससे कि इनको 10,000 करोड़ का बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद स्टार्टअप्स की बात करें तो गवर्नमेंट ने कहा है कि जो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है स्टार्टअप्स की, तो वो इनकम टैक्स बेनिफिट अवेल कर सकते हैं अगर वो 31 मार्च 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच में है। यानी कि पहले ये जो डेट थी वो 31 मार्च 2023 थी, अब इसको एक्सटेंड कर दिया है 31 मार्च 2024 तक। न्यूली आपके कह सकते हो जो स्टार्टअप्स हैं वो इन बेनिफिट्स को ले सकते हैं। इसके बाद इंडिया इज नाउ 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम, ये भी इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि इस समय इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम है ग्लोबली। देखा जाए दुनिया में तीसरे नंबर पर भारत सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनी रखती है। अमेरिका और चाइना के बाद सबसे अधिक संख्या में यूनिकॉर्न कंपनी रखने वाला देश कौन है, भारत है। और मिडिल इनकम कंट्रीज की अगर बात करें तो मिडिल इनकम कंट्रीज में ये दूसरे नंबर पर इनोवेशन क्वालिटी के क्षेत्र में आता है। तो ये एक भारत की अचीवमेंट भी यहां पर बताई गई है। इसके साथ साथ अगर हम और जो अन्य बेनिफिट्स इन्होंने बताए हैं उसमें अगर देखें तो ट्रिपल ई, ये जो ट्रिपल ई है जिसका मतलब है एग्जाम्प्ट। इसका मतलब क्या है कि यहां जो अग्निवीर फंड है, अग्निवीर जो फंड है आपको पता हो, इनका जो मंथली सैलरी है उसका 30% एक फंड में जमा होता है और उतना ही 30% सरकार भी करती है। ये पूरी तरीके से आपका कैसा रहेगा, टैक्स फ्री रहेगा। इस पर जो इंटरेस्ट जनरेट होगा वो भी टैक्स फ्री रहेगा और जो टोटल अमाउंट बाद में अग्निवीर जो बच्चे हैं उनको दिया जाएगा वो भी आपकी टैक्स फ्री रहेगी। यानी कि एग्जाम्प्ट की जो कह सकते हो स्टेटस जो है वो इसको इन्होंने दिया है। अगला पॉइंट इन्होंने बताया है कि डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ अंडर सेक्शन 276 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन है 276, जिसके तहत अगर कोई डिफॉल्ट करता है पेमेंट को लेके या रिप्लाई फाइल नहीं करता है, लगातार जो है परेशान कर रहा है अथॉरिटीज को, तो उनको कहीं ना कहीं इम्प्रिजनमेंट की बात की गई थी, तो वो यहां पर डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा, यानी कि यहां पर राहत दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद अब हम आते हैं सीधा आपके किस पर, डायरेक्ट टैक्स पर, जो कि हम बात करेंगे पर्सनल इनकम टैक्स की। जो आपका पर्सनल इनकम टैक्स है इसमें 2 स्लैब्स जो आपको देखने को मिल रही हैं। एक तो जो आपका पहले वाला है, एक जो नया ऐड किया गया है। यहां पर जो न्यूली वाला है इसमें आपको एक बड़ी छूट देखने को मिल रही है। वैसे तो दोनों 2 स्लैब आपके पहले से भी चले आ रहे हैं, ऐसा नहीं है एक नया है ये, लेकिन यहां पर कुछ नई चीज जोड़ी गई है। वो क्या है, पुराना स्लैब अगर आप देखोगे जो कि आपको देखने को मिल रहा है 0 से 2.5 लाख, फिर 2.5 से 5 लाख, फिर 5 से 10 लाख, फिर 10 लाख से अबव। 0 से 2.5 लाख में निल है, 2.5 से 5 लाख में आपको 5% का
टैक्स रहेगा और 5 से 10 लाख में आपका 20% का टैक्स रहेगा। इधर अगर देखें तो 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12 और 12 से 15 और 15 प्लस। यहाँ पर आप देख रहे हो अलग अलग तरीके से सब जगह आपका रेट ऑफ जो टैक्स का रेट है वो लिखा रहेगा। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज जो हुई है इस बार वो ये कि पहले क्या था, पहले आपको 5 लाख रुपए तक जो है टैक्स रिबेट रहती थी। इस बार इन्होंने जो नया आपका रिजीम है टैक्स की, इसमें इन्होंने 7 लाख रुपए तक, 7 लाख रुपए तक आपको टैक्स से रिबेट देने की बात की है। 5 लाख वाला तो पहले से अवेल था ही, पहले से ही उपलब्ध था। इस बार इन्होंने 7 लाख की जो बात की है वो उन लोगों के लिए की है जो नए टैक्स रिजीम के तहत अपनी ITR फाइल करेंगे। अब सवाल उठता है इन दोनों में अंतर क्या है। तो यहां पर जो सबसे बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है वो ये देखने को मिल रहा है कि यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहां आपको एक्स्ट्रा डिडक्शन देखने को मिल रहा है और यहां एक्स्ट्रा डिडक्शन आपको रेड कर दिया है। इसका मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन तो दोनों में ही शामिल है। जैसे कि आपकी सैलरी मान लेते हैं 2,40,000 है, ये आपकी इनकम वैल्यू है 2,40,000, राइट। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है 50,000 का, जो कि सभी को होना है, फ्लैट होता है, ये स्टैंडर्ड फिक्स कर रखा है सरकार ने। तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पर 50,000 का है, यहाँ पर भी स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का है। इसको ऐसे समझिएगा, ये ओल्ड रिजीम है, ये आपकी नई रिजीम है। यहाँ पर इनकम वैल्यू आपको देखने को मिल रही है जिसको हम यहाँ पर रिलेट करेंगे इस इनकम वैल्यू को इस ओल्ड रिजीम से और इस नई रिजीम से। यहाँ आपको 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ भी देखने को मिल रहा है। यहाँ एक्स्ट्रा डिडक्शन आपको नहीं है, यहाँ पर एक्स्ट्रा डिडक्शन बेटा अलाउड है और यहाँ पर एक्स्ट्रा डिडक्शन अलाउड नहीं है। यहाँ अगर देखें तो आपकी सैलरी अगर बन रही है 2,40,000, राइट, ये आपकी सैलरी है या हम कह सकते हैं आपकी वो इनकम वैल्यू है। तो ये 2,40,000 की जो इनकम वैल्यू है इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन सरकार 50,000 का करेगी, वैल्यू आ जाएगी आपकी नेट कितनी बेटा 1,90,000। इस पर हमारा क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। तो ये नेट टैक्सेबल है। अब यहाँ पर नेट से इन्होंने कुछ अदर डिडक्शंस नहीं कर रखा है। जैसे मान लीजिए आपने कोई इंश्योरेंस ले रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है या ATC का आपका डिडक्शन है, वो सब अगर आपने नहीं ले रखा है तो आपका ये 0 है। स्टैंडर्ड डिडक्शन सभी के लिए 50,000 का होगा, राइट। यहां पर आपने अगर एक्स्ट्रा डिडक्शन ले भी रखा है तब भी वो इसके अंदर शामिल नहीं किया जाएगा नई रिजीम में। तो नई रिजीम आपकी एक्स्ट्रा डिडक्शन अलाउ नहीं करती है, राइट। तो उस केस में अगर देखें तो 2,40,000 का आपका इनकम वैल्यू है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 घटा दिया मैंने, 1,90,000 बचा। नए रिजीम में भी 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है तो यहां पर भी कितना बचा, 1,90,000 बचा। इसके बाद अब हमारा जो टैक्स है वो क्या रहेगा, 0 यहां पर, क्योंकि आपको पता है 5 लाख तक यहां पर सीधा सीधा रिबेट है, यहां पर 7 लाख तक है। तो ये दोनों ही अमाउंट, ये 5 लाख से कम है इसके आधार पर और ये 7 लाख से कम है नई रिजीम के आधार पर। अब हम आगे बढ़े, अगर हम सैलरी आपकी लेके चले, इनकम वैल्यू है आपकी 5,80,000, कितनी है 5,80,000। तो यहां पर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मान लो 50,000 का है, एक्स्ट्रा डिडक्शन मान लेते हैं आपका 50,000 का है जो आपने ATC में ले रखा है या फिर और भी कोई बेनिफिट आपने लिए हैं। तो ये टोटल 50 से 1 लाख घटा दिए हमने, 480 बचे, राइट। यहां पर भी आपका अगर देखें तो 5,80,000 की आपकी इनकम वैल्यू है तो 50,000 का डिडक्शन हो गया जो स्टैंडर्ड रहता ही रहता है। यहां आपका बचता है 5,30,000 क्योंकि एक्स्ट्रा डिडक्शन यहां अलाउड नहीं है। तो इस केस में यहां पर भी अभी फिलहाल 0 है और यहां पर भी 0 है क्योंकि ये 5 लाख से कम है और ये 7 लाख का यहाँ अलाउड है जो है आपका टैक्स लिमिट, तो ये भी 7 से क्या है, कम है। अब ये अगर मैं देखूं 6.5 लाख की अमाउंट पर, तो 6.5 लाख की अमाउंट पे स्टैंडर्ड डिडक्शन मान लो आपका 50,000 है, आपने अदर भी ले रखा है, अदर्स भी ले रखा है तो वो 50,000 और आपने लगा दिया, तो टोटल हमारा घट के कितना आ गया, 1 लाख। ये 6.5 से 1 गया, 5.5 लाख रुपए का आपका नेक्स्ट टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस 5.5 की जो टैक्सेबल अमाउंट है यहाँ पर आप इंटरेस्ट लगे, वो आपका टैक्स लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि 5 लाख आपने क्रॉस कर दिए हैं, जो कि यहाँ छूट थी, 5 लाख तक की टैक्स नहीं मिलेगा। तो ऐसे में अब ये 5.5 लाख को आप कैलकुलेट कैसे करते हैं ये देखिएगा। 5.5 में आप देखोगे आपको यहाँ पर जो 0 से 2.5 आपका नील है, कोई दिक्कत नहीं है। पुराने रिजीम में 2.5 से 5 लाख में 5% है, यानी कि इस 5,50,000 की वैल्यू में 2.5 से 5 लाख पे जब आपका
यहाँ 5% मिल जाएगा, क्या टैक्स रहेगा 5%, तो इसकी वैल्यू हम निकाल दे तो 12,500 हो जाएगी। अब इसमें कितना बचा, 50,000 रुपए बचा। इस 50,000 का कैलकुलेशन किस वाले में आएगा, 5 से 10 लाख में, क्योंकि वो 5 से 5.5 लाख के अमाउंट की बात कर रहा है। तो वो 50,000 पर टैक्स लगेगा किस रेट पे आपका, वो 20% के टैक्स से लगेगा। तो 20% के रेट से अगर हम देखें तो कितना बनेगा, 50,000 का 10,000 बनेगा। तो ये अमाउंट कितनी होगी आपकी, टोटल 22,500 हो जाएगी। यही सेम अमाउंट 6.5 लाख का हम इसमें कैलकुलेट करके देखें तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 होगा, तो वो माइनस कर दिया, यहां पर भी माइनस किया था। क्योंकि एक्स्ट्रा डिडक्शन आपका अलाउड नहीं है, बेशक आपने एटीसी ले रखा हो, एटीसी का भी आपका डिडक्शन होना हो, आपने इंश्योरेंस भी ले रखे हैं उनका भी होना हो, उसके बावजूद भी अगर आप नई रिजीम को फॉलो कर रहे हैं तो वो जो अदर आपके डिडक्शन है वो अलाउ इसमें नहीं होगी इस वाली रिजीम में। यहां तो आपका वो 50,000 हमने माइनस कर दिया था, यहां वो अलाउ नहीं होगा। यानी कि यहां पर जो आपकी सैलरी बन रही है टैक्सेबल, जो इनकम बन रही है वो कितनी बन रही है, 6 लाख। क्यों मैंने बोला 6.5 लाख में से ये 50,000 माइनस किया, 6 लाख बन गया। अब ये 6 लाख पे जीरो टैक्स लग रहा है। क्यों लग रहा है जीरो, क्योंकि हम 7 लाख तक एग्जेम्प्ट है पूरी तरीके से, इस वजह से ये 7 लाख से अमाउंट क्या है, कम है। यहां पर हमने कितना दिया, 22,500 रुपए का हमने टैक्स दिया, यहां पर कितना दिया, जीरो। इसका मतलब नई रिजीम बेहतर है अगर आपने अदर डिडक्शन नहीं ले रखे तो। ये अदर डिडक्शन में कई सारे बच्चे डिडक्शंस होते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का है, अदर डिडक्शन में एटीसी आ गया, होम लोन आ गया, ये सारे आते हैं इस तरीके से। ये डिडक्शन अगर आपको करवाने, अगर ये सुविधाएं आपने ले रखी हैं, तब तो बेटा आप पुरानी रिजीम पे जाइए, वो ज्यादा बढ़िया है। अगर आपने एक्स्ट्रा डिडक्शन नहीं करवाने, यानी कि आप कोई पैसा सेविंग नहीं लगा रहे, इंश्योरेंस नहीं करा रहे, सारा पैसा जो है आप इन सब स्कीमों में अपने नहीं लगाती हैं, तो उस केस में बेहतर है कि आप नई रिजीम पे जाएं, क्योंकि यहाँ 7 लाख तक कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर 7 लाख से 1 रुपया भी बढ़ गया तो आपका जो टैक्स लगेगा वो इस सिस्टम से लगेगा, 0 से 3 तक ले, 3 से 6 तक 5%, 6 से 9 10%, इस तरीके से फिर लगेगा। जैसे देख लेते हैं एक अमाउंट, आपकी सैलरी है मान लीजिए 9.5 लाख, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन है, एक्स्ट्रा आपने बहुत सारी चीजों में पैसा लगा रखा है, इंश्योरेंस लेके, एटीसी बहुत सारा, तो अदर डिडक्शन आपका मान लेते हैं 2 लाख है, तो 2.5 लाख हो गया टोटल। 2.5 लाख 9.5 लाख में से घटा दीजिएगा तो नेट टैक्सेबल इनकम कितनी है, 7 लाख। इस पर हम टैक्स लगा के अगर टोटल जो है रेट लगा के अपना कैलकुलेशन करें तो 12,500 तो वो बैठेगा, जो कि आपका इसमें कितना है, इसमें बेटा 2.5 से 5 लाख में जो 5% लगेगा वो बैठेगा आपका लगभग 12,500। अब जो अमाउंट 2 लाख की इसमें बची, 2 लाख की जो अमाउंट बची उसमें वो आपकी आएगी 5 से 7 वाली, यानी कि 5 से 10 में कितना, 20%, तो वो बनेगा आपका 2 लाख पे 20%, वो कितना बन गया, यहाँ पर इन्होंने आपका निकाला है कितना, 40,000 निकाला हुआ है, राइट। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा टोटल आपका लगभग 52,500। यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर आपको 9.5 लाख जो है, इसमें 50,000 हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दिया। ये डिडक्शन यहाँ अलाउ है नहीं इस वाले नई रिजीम में, तो आप पर 9.5 में से 50,000 घट गया तो 9 लाख रुपए ही आपका नेट टैक्सेबल इनकम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब 9 लाख पर आप देखोगे तो 0 से 3 तो नील है, 3 से 6 पर 5% निकालो, 6 से 9 पर आप 10% निकालो, तो यहां जो टोटल दिखेगा वो 15,000 तो इस वाले में दिख जाएगा 3 से 6 लाख में, और 6 से 9 लाख में जो आपका आ रहा है वो लगभग 30,000 आएगा, यानी कि 45,000 का आपको यहाँ टैक्स देना है। यहाँ कितना देना है, यहाँ टैक्स आपको देना था कितना, 52,500, यानी कि उस केस में ये बेहतर यहाँ पर दिख रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में आपको फायदा मिलने वाला है। एक ही चीज याद रखो, जब अदर डिडक्शन आपने बहुत सारे करवाने हैं, यानी कि बहुत सारे बेनिफिट्स आपने ले रखे, इस तरीके से आपने ये सारे काम कर रखे, एनपीएस में भी लगा रखा है, माता पिता का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम, होम लोन, एटीसी, ये सब कर रखा है, तो उस केस में बेस्ट है ये वाला, ये बेस्ट है। और अगर ये सब नहीं कर रखा है तो ये बेस्ट है, क्योंकि ये फिर 7 लाख तक की सीधी रिबेट आपको मिल रही है। तो ये था आपका कुल मिला के इस पर एक बहुत ही कह सकते हो शॉर्ट में रिव्यू। यहां तक हमारा बजट का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। और भी कोई समस्या, कोई दिक्कत है तो आप हमें बताइए, इसमें और एक्सप्लेनेशन के साथ हम आ जाएंगे। तब तक के लिए पुराने 2 पार्ट को भी देख लीजिएगा। तो आज इसको यहीं पर एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं फिर
नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू वेरी मच।